गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। आप सब अपने घर पर ठीक होंगे। तो हमारी स्टडी जो है चल रही है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से कुंवर नारायण की कविता के बहाने। और इससे पहले वाले चैप्टर जो हैं आपने पढ़े होंगे। आई होप आप उनको रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता के बहाने और इसके लेखक कौन हैं? कुंवर नारायण। सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। इसमें जन्म कुंवर नारायण का जन्म जो है 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनके पुरस्कार कि इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए? साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमार आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान पुरस्कार और कबीर सम्मान पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हैं। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत कर दी थी। कविता के बहाने, जो आपकी ये पाठ्य पुस्तक में कविता है उसका नाम है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। इनका एक काव्य संग्रह है इन दिनों के नाम से, उसमें ये कविता संकलित है, कविता के बहाने, और ये इन दिनों संग्रह से ली गई है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। यानी कि इस कविता में बताया गया है कि प्रकृति की भी एक सीमा होती है और चिड़िया की उड़ान की भी एक सीमा होती है, लेकिन बच्चे के मन की जो भावनाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती। उसकी सीमा जो है असीम है। उसकी जो कल्पनाएं हैं वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो कहाँ तक उड़ान भर सकता है कोई नहीं जानता। तो आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं कविता के बहाने, उसमें इसी का ही वर्णन किया गया है। अभी हमने कवि परिचय पढ़ा, तो अब हम कविता का जो है भावार्थ और व्याख्या देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम कविता में क्या बताया गया है, कुछ बातें जो है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। कविता के बहाने जो कविता ली गई है वो इन दिनों संग्रह से ली गई है। कविता जो है आज के समय के वजूद को लेकर आशंकित है, यानी कि उसे शंका है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर यह कविता जो है देती है हमें। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो कवि ने बताया है कि जो चिड़िया, फूल और बच्चे से बच्चे तक की है, और एक और प्रकृति की है कि दूसरी और एक और तो जो है भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। और चिड़िया जो है, कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की भी एक सीमा है, और फूल के खिलने के साथ भी उसकी परिणति निश्चित है कि फूल भी खिलेगा और कुछ समय बाद वह मुरझा जाएगा। यानी कि एक सीमा तक ही फूल भी खिल सकता है। और चिड़िया भी अपने सामर्थ्य के अनुसार, जब तक उसके परों में यानी उसके पंखों में सामर्थ्य है, तब तक वो उड़ान भर सकती है। लेकिन जो क्या है, बच्चा जो है भविष्य की ओर कदम बढ़ाता है, उसकी जो मन में भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, वो फूल के खिलने की परिणति से भी अधिक है और चिड़िया की उड़ान के सामर्थ्य से भी अधिक है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता, वो असीमित खेल सकते हैं। इसी प्रकार से जो कविता है वो भी क्या है, रचनात्मकता है। कवि जो है अपनी कल्पना को कहाँ आगे, कितने ही आगे ले जा सकता है, उसकी कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती। तो कवि ने जो है बच्चों की कल्पनाओं के माध्यम से कविता की जो उड़ान है उसको बताया है कि कविता में जो है शब्दों का प्रयोग, भावनाओं का प्रयोग, वो हम सीमा रहित कर सकते हैं। यानी कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती और बच्चे की कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती।
कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यानी कि इस पद्यांश में जो है कवि आपको सीमा रहित विचारधारा एवं भाव प्रवाह को स्पष्ट करने के लिए चिड़िया की उड़ान का सहारा लेकर बता रहा है। शब्दार्थ देखिए, भीतर का मतलब अंदर और माने मतलब क्या अर्थ होता है इसे। तो कवि इस पद्यांश में सीमा रहित कि जैसे बच्चे हैं, चिड़िया जो है एक अपनी उड़ान एक सीमा तक भर सकती है, यानी कि जब तक उसके पंखों में सामर्थ्य है तब तक वो उड़ान भर सकती है। लेकिन बच्चा क्या है, खेलता है, जब इस घर से उस घर उस घर से उस घर, वो उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो कहीं भी चला जाता है खेलते खेलते। इसी तरह से जो कवि की जो कविता है, कल्पनाएं हैं उसकी, वो सीमा रहित है, उनकी कोई सीमा निश्चित नहीं है। इस पद्यांश में कवि सीमा रहित विचारधारा एवं भाव प्रवाह को स्पष्ट करने के लिए चिड़िया की उड़ान का आश्रय मतलब सहारा लेकर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कह रहा है कि चिड़िया की भांति विचारों की भी कल्पना होती है। यानी कि जिस प्रकार चिड़िया की उड़ान होती है, तो उसी प्रकार से कवि या मनुष्य के विचारों में भी कल्पना की उड़ान होती है। मनुष्य अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा अपनी कल्पनाओं में जाने कहां कहां तक पहुंच जाता है। जैसे कि आप लोग भी कई बार बैठे होते हैं तो इमेजिन करते हैं, आप इमेजिन करते करते पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर जाते हैं आगे तक, जो कि उसको वहां तक आपको पहुंचने में अभी बहुत समय लगने वाला होता है। लेकिन क्या है, चिड़िया की उड़ान की सीमा होती है, मनुष्य की कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार ही उड़ सकती है। चिड़िया क्या है, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही उड़ सकती है, किंतु कल्पना की कोई उड़ान नहीं होती। वह तो तेज गति से उड़ती, कल्पना की उड़ान को चिड़िया समझ नहीं सकती, क्योंकि कल्पना की उड़ान जो है वो इतनी तेज होती है कि उसे चिड़िया भी नहीं समझ सकती। क्योंकि आप बैठे बैठे कल्पना करते करते न जाने कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि कल्पना सीमा रहित होती है। अतः इस घर से उस घर, अर्थात इस घर से उस घर मतलब देश काल की सीमाओं से मुक्त कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। यानी कि इस घर से उस घर, यानी कि जो कविता की जो कल्पना है, उड़ान है, उसकी कल्पनाओं की जो उड़ान है वो सीमा रहित है, वो जाने कहां कहां उड़ान भर सकती है, और इस उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। कवि ने जो कल्पना को सीमा रहित, कवि ने इस कविता में क्या है, कल्पना को सीमा रहित बताया है। चिड़िया की उड़ान तथा कविता की उड़ान की तुलना की गई है। छंद मुक्त आकर्षक कविता, यानी कविता में जो है छंदों का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। तद्भव यानी कि जो संस्कृत से जो आए हुए शब्द होते हैं वे क्या हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो जाते हैं, बदल कर तो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं ना। तो उन्हीं शब्दों का, यानी साधारण शब्दों का प्रयोग किया गया है। कविता का दूसरा भाग मतलब सेकंड स्ट्रेंजा, दूसरा पैराग्राफ। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इससे पहले वाले पैराग्राफ में एक उपमान चिड़िया के साथ तुलना की गई थी, चिड़िया की उड़ान के साथ कविता की तुलना की गई थी, और इस बार किससे तुलना की गई है, फूलों के खिलने से, फूलों की सुंदरता से कविता की उड़ान की जो है तुलना की गई है। और इसके शब्दार्थ है मुरझाना मतलब कुम्हलाना। अब जो है कवि इसमें कह रहा है कि कवि इस पद्यांश के माध्यम से विचारों एवं कल्पना के खिलने की तुलना फूलों से करते हुए कह रहा है कि फूल एक निश्चित समय के बाद मुरझा जाते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी कविता भी क्या खिलती है और फूल भी मतलब खिलते हैं। कविता के खिलने का मतलब है कि कविता सब जगह पहुंचती है अपनी उड़ान लेकर के, अपनी आवाज लेकर के पहुंचती है, और फूल भी उसी तरह से अपने
वातावरण को खिलने पर महकाते हैं। तो कवि कह रहा है कि विचारों व कल्पना के खिलने की तुलना जो है फूलों से करते हुए कह रहा है कि फूल एक निश्चित समय के बाद मुरझा जाते हैं, और परंतु बालक के खेलने की भांति विचारों एवं कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। यानी कि बच्चों के खेलने की कोई सीमा नहीं होती और विचारों की, कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन फूलों के खिलने की और मुरझाने तक की एक सीमा होती है। परंतु कल्पना कभी नहीं मुरझाती, वह हर समय हर स्थान पर यूं ही खिलती रहती है। यानी कल्पना जो है, फूल मुरझा जाते हैं खिलने के बाद, लेकिन कविता क्या है, कभी नहीं, कल्पना एवं विचार जो है कभी नहीं मुरझाते, वे हर समय हर जगह ऐसे ही खिलते रहते हैं, अपने विचारों की शक्ति से पूरे समाज को महकाती रहती हैं। कविता के जो मतलब मन के जो विचार होते हैं उससे क्या है, पूरे समाज को वो महकाती रहती है। उसकी इस महक को फूल नहीं समझ सकता, फूल उसकी इस महक को नहीं समझ सकता है। यहाँ पर फूल क्या है, सुंदरता का प्रतीक है। यानी कि फूल जो है सुंदरता एक समय तक के लिए बढ़ाता है या बरकरार रखता है, लेकिन जो कविता की जो सुंदरता है वो सीमा रहित है, और सुंदरता की एक सीमा होती है, परंतु कल्पना या कविता की कोई सीमा नहीं होती। कविता को क्या है, बच्चों के खेल की तरह भी बताया गया है कि जिस तरह से बच्चा खेलते खेलते एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर पहुंच जाता है, उसके मन में ना कोई स्वार्थ होता है, ना किसी प्रकार का द्वेष होता है। ठीक जैसे जिस प्रकार एक बालक खेलता हुआ एक घर से दूसरे घर चला जाता है, यानी कि यह घर वह घर, तथा उसके मन में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ या द्वेष नहीं होता, ठीक उसी प्रकार कविता में सारे बंधनों को तोड़कर विश्व को एक करने का सामर्थ्य होता है। यानी कि जिस प्रकार बच्चा इन सब स्वार्थ और द्वेष को नहीं समझता है कि किसी से लड़ाई झगड़ा है, कविता भी उसी प्रकार सारे समाज को, सारे विश्व को एक करने का सामर्थ्य रखती है। विशेष क्या है, इसमें नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया, यानी कि पिछला वाला जो इसका स्ट्रेंजा था उसमें चिड़िया के साथ, उड़ान के साथ तुलना की गई थी, तो इसमें फूलों के महकने के साथ तुलना की गई है। भावाभिव्यक्ति सुंदर बन पड़ी है, यानी कि उपमानों से जो है, भाषा से भावों की जो अभिव्यक्ति है बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। सहज सरल एवं शब्दावली के प्रयोग से जो है कविता और भी सरस हो गई है। तो इसमें जो है कल्पना एवं विचारों की शक्ति के बारे में बताया गया है कि हमारे या कवि के विचारों में कल्पना शक्ति कितनी तेज होती है, कितनी अधिक होती है, और वो कहां तक काम कर सकती है। इसके पीछे चिड़िया की उड़ान, यानी कि उसकी भी एक सीमा है, लेकिन हमारी कल्पना की कोई सीमा नहीं है। फूलों के महकने की एक सीमा है, सुंदरता की एक सीमा है उसकी, लेकिन विचारों एवं कल्पना की कोई सीमा नहीं है। तो कवि ने इसमें बताया कि हम अपनी कल्पना शक्ति से कुछ भी करने का सामर्थ्य रखते हैं। आपकी जो ये कविता है कुंवर नारायण की, इसमें दो भाग है। एक पहला भाग था कविता के बहाने, और दूसरी कविता है इसकी बात सीधी थी पर। लेकिन अभी जो सिलेबस आपका रिवाइज सिलेबस आया है उसमें बात सीधी थी पर कविता जो है डिलीट कर दी गई है, और कविता के बहाने जो कविता उसमें है वो आपको पढ़ा दी गई है। थैंक यू।